हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 5 जनवरी 2022 का सीटेट का पेपर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सबसे पहला क्वेश्चन है, अभिकथन है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह तो कुछ भी नहीं है, सारी चीजें इफेक्ट करती है, तो पूरी तरह नहीं होगा से उसकी आनुवांशिकता बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कुछ यहाँ पर पूरी तरह से सिर्फ उसके माता पिता और जो उसके पूर्वज हैं उस पर तो डिपेंड नहीं हो सकता। हमारा क्लाइमेट भी हमको क्या इफेक्ट करता है, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारण ही क्या है, उपयुक्त है। यानी कि जो है बच्चों के शारीरिक विकास मतलब उनका शरीर किस प्रकार से बढ़ना है, वंशानुगत ही उत्तरदायी है। तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, ना तो ए, ना बी, ना डी, सी, और हमारा क्या है, ए और आर दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से तो हम आनुवांशिकता पर आधारित नहीं है। हमारी और भी चीजें क्या है, शारीरिक, मानसिक, संघीय, सारी की चीजें पर्यावरणीय पर भी इफेक्ट करती हैं। बाकी रंग रूप इन सब का भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जो है कद छोटा होगा, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वालों का शरीर जो है लंबा और गठीला होगा। इस तरह से आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है। तो सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल पूछ रखा है, तो फाइन मोटर स्किल के बारे में यहाँ पर दौड़ना, चलना, घसीट कर लिखना और कूदना, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाकी के ये जो है हमने पिछले उसमें किया था कि किस प्रकार से ये कौन सा कौशल हो जाएगा, तो हमने ये वाला स्थूल कौशल था शायद। हाँ, तो ये क्या है, सूक्ष्म है, तो घसीट कर लिखना ये क्या हो जाएगा, हमारा सूक्ष्म फाइन मोटर स्किल हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब ये व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म कौशल से तात्पर्य है बच्चों के हाथ, कलाई, उंगलियों और पैर से जुड़ी छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना। सूक्ष्म कौशल में बच्चों की आंखें और उनके हाथों, उंगलियों, पैरों आदि के बीच क्या है, तालमेल विकसित हो जाता है। जैसे बागवानी, बटन लगाना, खाना, घसीट कर लिखना, जबकि दौड़ना, चलना ये क्या है, स्थूल कौशल है। तो स्थूल कौशल के हमने पिछले उसमें किए थे। तो जो स्थूल कौशल क्या है हमारा यहाँ पर सही, यहाँ पर और बाकी ऑप्शन जो थे वो स्थूल कौशल के थे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा क्या कह रहा है। तो आगे है, इनमें से कौन बच्चा मध्य बाल्यावस्था में है। तो मध्य बाल्यावस्था में कौन सा होगा, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू करता है काल्पनिक खेल के दौरान। आगे है, जिसमें नियमों के अर्थ को समझने में विकसित कर और तर्क कर सकता है। आगे, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना तो नहीं कर पाएगा और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। डी है, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशलों शुरू करता है और पेंसिल ये भी नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, वो बच्चा जिसने नियमों के अर्थ को समझा है और तर्क कर सकता है, वही क्या है, मध्य बाल्यावस्था जो है वो कहलाएगी। आगे देखते हैं, एक बच्चा जिसमें नियमों के अर्थ को समझ विकसित कर ली हो, तर्क कर सकता है, वह बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। 6 से 12 वर्ष की आयु को मध्य बाल्यावस्था की आयु कहा जाता है। इस अवधि के दौरान मानसिक क्षमता तेजी से बढ़ती है। बच्चा समस्या सुलझाने का कौशल और अवधारणाओं को समझने मध्य बाल्यावस्था से ही सीखता है। बच्चे सही गलत के बीच अंतर को समझना शुरू कर देते हैं। वे काले और सफेद शब्दों में स्थितियों का मूल्यांकन करते हैं, जिससे उसमें तार्किक समझ क्या है, विकसित होने लगती है। अतः मध्यम बचपन के कारण मील का पत्थर भी कहा जाता है। तो मध्य बचपन को हम मील का पत्थर भी कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट रखना है। अगला क्वेश्चन, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। ये समाजीकरण की संस्था के रूप में और भूमिका पर प्रकाश डालती है। समाजीकरण की मीडिया हो जाएगी यहाँ पर
मीडिया हो जाएगी, और संस्था के रूप में मीडिया क्या है, प्राथमिक तो नहीं है, तो ये हो जाएगी द्वितीयक। तो द्वितीयक हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, फिल्मों और विज्ञापनों के व्यवहार से जेंडर उपयुक्त तरीकों में बहुत संकेत मिलते हैं। इन संस्थाओं को मीडिया के नाम से जाना जाता है। यह जेंडर यानी लिंग समाजीकरण की द्वितीय संस्था के रूप में कार्य करता है। फिल्में, टीवी, किताबें, साहित्य, मीडिया बच्चों को यह सिखाता है कि लड़का लड़की होने का क्या अर्थ है। मीडिया लोगों के जीवन में लिंग की भूमिका के बारे में जानकारी देता है और लिंग रूढ़ियों को मजबूत करता है, जबकि लिंग जो है समाजीकरण की प्राथमिक संस्था माता पिता और परिवार है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता होती है? अमूर्त सोच की क्षमता, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, दूसरे की नजरिया लेने की क्षमता। तो ये जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। हाइपोथीसिस तो ठीको ये नहीं होगा, तो अमूर्त नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है पियाजे द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, जिसकी आयु 2 से 7 वर्ष मानी गई है। इस अवस्था को बालकों में लक्ष्य निर्देशित क्षमता पाई जाती है। इसमें बालकों को अध्यापकों द्वारा जितना कार्य करने के लिए कहा जाता है वे उसी लक्ष्य को मानकर ठीक उतना ही कार्य करते हैं, तथा बालक एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं एवं उसी के अनुसार अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। आगे है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू बी अ डैश एंड डैश। तो यहाँ पर क्या है, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का क्या होना जरूरी है, तो यहाँ पर लचीला होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लचीला यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, फ्लेक्सिबिल हो जाएगा, और यहाँ पर मोबाइल हो जाएगा यानी कि गतिशीलता। मोबाइल मतलब गतिशीलता, तो यहाँ पर गतिशील और यहाँ पर लचीली। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि शिक्षक कक्षा में सक्रिय होकर बच्चों के साथ किसी भी कार्य में भागीदारी रखेगा तो बच्चे शिक्षक से अभिप्रेरक होकर स्वयं ही कार्य में रुचि दिखाएंगे, जिससे एक प्रभावी कक्षा कक्ष का निर्माण होगा। शिक्षक के लिए लचीला होना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कक्षा कक्ष में विभिन्न बौद्धिक स्तरों के बालकों का समावेशन होता है, अतः शिक्षक को स्वयं को अपनी समय सारणी को लचीला बनाकर कक्षा को निर्देशित करना चाहिए, जिससे उपयुक्त समर्थ अधिगम हो सके तथा सभी बौद्धिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने में सहजता का अनुभव हो सके। अगला क्वेश्चन है, लेवाइगोत्स्की संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। कॉग्निटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। आगे है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। आगे भाषा विकास, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। आगे संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन क्या है हमारा सही हो जाएगा। लेवाइगोत्स्की के विचार में भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, क्योंकि इनके अनुसार भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उपकरण है जो बालक के विकास के रूप में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों, परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, परिवेश या भाषा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृत और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं, लेवाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? सांस्कृतिक उपकरण, सामाजिक संपर्क, संतुलन और पुरस्कार। तो यहाँ पर सोशल इंटरेक्शन तो बिल्कुल सही है। सेकंड वाले जहाँ जहाँ पर हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सही हो जाएंगे, और सांस्कृतिक उपकरण भी हो जाएगा। तो ए ऑप्शन क्या है, पुरस्कार, ये वाला तो नहीं होगा। तो जहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है वो कट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। लेवाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण तथा सामाजिक संपर्क कारण
कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, क्योंकि छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और छात्रों को यह निर्देशन और मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता रहता है। विकल्प सी सही है। आगे है बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम। उद्दीपन संक्रिया संघों के युग्म द्वारा पुरुष और दंड पर निर्भर रहते हैं। शिक्षक और छात्रों का सह निर्मित होता है। पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या है? शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होता है। बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कक्षा में सिर्फ और सिर्फ टीचर ही नहीं, छात्र भी दोनों इंटरेक्ट कंस्ट्रक्ट बाय द टीचर एंड स्टूडेंट। तो दोनों ही क्या है? कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर एंड स्टूडेंट। आगे देखते हैं। तो एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होकर किया जाता है, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा से तात्पर्य उस कक्षा से जहां बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। बाल केंद्रित कक्षा में बालक का व्यक्तित्व निरीक्षण किया जाता है तथा शिक्षक बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असमानता के लक्षण होने पर बौद्धिक रूप से निदान भी करता है। आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहला वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं, जिसके बजाय अधिक और नकारात्मक परिणामों के डर पर केंद्रित? तो डर आ गया, डर यानी कि दंड मिलेगा। तो अच्छा लड़का जो है ए ऑप्शन, सॉरी, अच्छा लड़का अच्छा नहीं, दंड जो है पनिशमेंट। ठीक है, तो सजा है यहाँ पर पनिशमेंट जो है, यहाँ पर डर आ जाए तो हमको पनिशमेंट वाला ही जो है दंड और पुरस्कार जो है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। लॉरेंस कोहला वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की अपेक्षा करते हैं और उसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस व्यवस्था में बालक कोई भी कार्य सचेत निर्णय के कारण नहीं अपितु दंड से बचाने के लिए करते हैं। इससे बालकों के व्यवहार का नियंत्रण बाह्य केंद्रित होता है। आगे देखते हैं। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता जो है वो कहाँ पर है? तो बुद्धि की विशेषता है। तो हार्वर्ड गार्डन भी क्या है, एग्जाम में बहुत आता है। एक स्किल पूछा जाता है, लेबॉस की पूछा जाता है, हार्वर्ड गार्डन पूछा जाता है। तो इसके 3 क्वेश्चन तो आने ही हैं। तो आप इसको अच्छे से करके जाइए। आगे देखते हैं। हार्वर्ड गार्डन के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग, भाषा वाला जो है वो आ जाएगा हमारा भाषा या तो भाषाई जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें वो लोग आते हैं जैसे कि बोलने में बहुत अच्छा उनको ज्ञान अर्जित होता है, जैसे कि वकील हमारे हो गए। तो ये जो है ये इनकी बुद्धि जो है वो भाषाई होती है। आगे देखते हैं। तो हार्वर्ड गार्डन ने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है और 9 प्रकार की बुद्धि आपको आनी चाहिए कि किस प्रकार की बुद्धि में कौन से लोग आते हैं। जैसे कि भाषाई बुद्धि की विशेषता है, तो भाषाई बुद्धि के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भाषा प्रभाव और अपनी बात को किसी के समक्ष रखनी होती है। अब चाहे वो बोलकर हो चाहे लेखन द्वारा हो। तो बोल के वकील होंगे और जो लिखने में सक्षम होंगे वो कवि और लेखक बन जाते हैं। आगे है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? सबसे पहला है अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार का विचार, मतभेदों को पहचान कर सम्मान करें, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें और छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। छात्रों में कमियां होती हैं बहुत सारी और उनको ही पहचान कर उसमें क्या ठीक करनी है। ये रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, क्योंकि शिक्षक छात्रों में कमियों को पहचान तो सकेगा परंतु उन्हें स्वयं न ठीक करके बच्चों को
ऐसे अवसर प्रदान करेगा कि वे स्वयं अधिगम करके अपनी कमियों को ठीक कर सकें, जबकि अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार का विचार करके मतभेदों को पहचान कर और उनका सम्मान करके विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करके कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलती है और वह बोलता है मैं इसका क्या करूंगा। लड़की गुड़िया से नहीं खेलते हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये जेंडर रूढ़िवादिता का है। क्या है? जेंडर रूढ़िवादिता का। आगे देखते हैं। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थियों को केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रियाओं में आकलन को शामिल करें। सीधे निर्देश की विधि, ये भी गलत हो जाएगा। सीधे निर्देश की विधि नहीं देनी है। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने के लिए बच्चों के बीच तुलना बिल्कुल नहीं करनी है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछेंगे जिसमें बच्चों में समालोचना की जो सोच है वो बढ़ सकेगी। तो वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये तो डेट से रिलेटेड है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होगा? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिए। तो सब याद वाली मेमोरी पर आधारित है। और उनकी क्या? समालोचना मतलब क्रिटिकल थिंकिंग हमको क्या करनी है? उसमें बढ़ावा देना है। क्रिटिकल थिंकिंग को हमको क्या है? डेवलप करना है। तो यहाँ पर बीजों के अनुकरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है। सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करना है। तो यहाँ पर डी ही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। जब यहाँ पर हम कोई यहाँ पर बीजों को क्या करेंगे? उसको उगाएंगे, उसकी रूपरेखा तैयार करके बच्चों को बताएंगे, तो इनसे क्या हो जाएगी? कुछ चीजें जो हैं उनके उसमें समालोचना सोच क्या हो जाएगी? बच्चों में डेवलप हो जाएगी। आगे देखते हैं। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरतों के लिए अनुसार यथोचित संयोजन करता है? तो सबसे पहले स्कूल की जरूरतों के अनुसार, स्कूल छात्रों की जरूरतों के अनुसार, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरतों के अनुसार। तो यहाँ पर स्कूल और स्टूडेंट यानी कि स्कूल और छात्रों की जरूरत के अनुसार एक समावेशी व्यवस्था के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। समावेशी शिक्षा वह व्यवस्था है जिसमें एक सामान्य विद्यालय में अधिगम निर्योग बालक तथा सामान्य बालक दोनों के एक साथ शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूर्णतया या आंशिकता ग्रसित बच्चों को सामान्य बालकों के साथ ग्रहण करने पर जोर देती है तथा विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु अनुमोचन करती है। अतः समावेशी व्यवस्था में स्कूल छात्र की जरूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। अगला क्वेश्चन है। वो छात्र जिन्हें है डैश उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब उनको पैराग्राफ जो है पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? प्रमिष्ठकीय धात कैलकुलेशन वाला तो बिल्कुल नहीं है। तो ये पाठन संबंधी हो सकता है। सी ऑप्शन क्या है हमारा? सही है। पाठन संबंधी पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो पाठन वैकल्प उन्हें पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में क्या चुनौती का सामना करना पड़ा रहा है, क्योंकि डिस्लेक्सिया एक सीखने और पढ़ने की समस्या है। इसमें अक्षरों को लिखित रूप में और उनके उच्चारण के संबंध में पहचान करने के कारण अक्षरों को पढ़ने में समस्या होती है। डिस्लेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्सर बोलने वाले शब्द को याद नहीं रख पाते हैं। अगला क्वेश्चन। सुविधाहीन तथा वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर सभी छात्रों के अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। छात्रों की
कमजोरियों को सबके सामने उजागर करना चाहिए। इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं अलग नहीं करना चाहिए, सबके साथ हमको इसको लेके चलना है। सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, तो ये मानकीकृत पाठ्यक्रम बिल्कुल नहीं होगा, तो हमारा ये ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए शिक्षक को सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वे असहजता महसूस करें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए बिना भेदभाव के कक्षा में समर्थ अधिगम कर सकें। जबकि छात्रों की कमजोरी को उसके सामने उजागर करना सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम, सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे है, विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित में से निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। नहीं वाला क्वेश्चन है, सामग्री का प्रस्तुतिकरण, संचार और अभिव्यक्ति, सूचना के दृष्टिकोण, शिक्षार्थियों की रूढ़िबद्धता, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाए। आगे देखते हैं, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो उपयुक्त इमारती ढांचा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक नहीं होना चाहिए, सबके साथ ही होना चाहिए, अनिवार्य विशेष परीक्षा भी नहीं। यहाँ पर क्या है, हाँ ये वाला जो है वो यहाँ सही हो सकता है। प्रत्येक अनिवार्य विशेष शिक्षा होनी चाहिए, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन जो है इसको बढ़ावा नहीं दिया गया है। बाकी इन सबको क्या है, दिया गया है। निजी शिक्षक होनी, ये उपयुक्त तकनीकी सुविधा होनी चाहिए, और ये क्या है, उपयुक्त इमारती ढांचा होना चाहिए। आगे देखते हैं, बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, देखकर, सभी के द्वारा सीखते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि वह क्या सीखना और कैसे चाहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है, ए सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। यहाँ पर है, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो अस्पष्ट हो, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हो, अत्यंत जटिल हो और अर्थहीन हो। तो बी ऑप्शन क्या है, सही होना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त है। आगे है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करना चाहिए जो बढ़ावा दे किसको, रटन को नहीं, अपसारी सोच को। अपसारी सोच को क्या है, हमको बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपसारी सोच। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक गतिविधि है, तो यांत्रिक, व्यवहारिक, निष्क्रिय और सामाजिक। सामाजिक होती है, सामाजिक सीखना। आगे है, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। समस्या समाधान की रणनीति अधिगम में सुधार करती है और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाती है। तो यहाँ पर भी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ए और आर, अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया तो ए ऑप्शन लगा सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो ए और आर जो ऑप्शन है उसमें ए और आर में ए ऑप्शन ज़्यादातर सही है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप इनको पढ़कर ही क्या है, टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं, और ये तुक्का वाला काम वो ही करते हैं जो कि जिनको कुछ भी नहीं आता और बस बिना पढ़े ही सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं और फिर जाते हैं, तब ये तुक्का वाला काम आ जाता है। आगे देखते हैं, छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर भ्रांतियां जो है, मिसकंसेप्शन अमंग स्टूडेंट महत्वपूर्ण है। निर्मित करना, निर्मित तो नहीं करना, पहचान करना है, अनदेखा नहीं करना, प्रचारित नहीं, प्रमोटिंग नहीं करना। तो हमारा सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। आगे देखते हैं, छात्रों में भय का भाव है, तो अधिगम में काफी सुधार करता है,
अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं था। हानिकारक है, अगर भय होगा तो बच्चा क्या है, अधिगम से क्या हो जाएगा, दूर भागेगा, वो अलगाववाद में चला जाएगा, बिल्कुल अपने आप को उससे क्या हो जाएगा, अलग कर लेगा। इसलिए बच्चों में डर का भाव नहीं होना चाहिए। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है। योग्यता की चाह, तो योग्यता की चाह जो है पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह। तो योग्यता की चाह छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा, जबकि जब तक छात्रों में सीखने का कोई उद्देश्य नहीं होगा, लक्ष्य ना पाने की चाह ना होगी, जब तक वे स्वयं से अभी प्रेरित नहीं होंगे तथा अधिगम भी प्रभावी नहीं होगा। अगला है अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए, संप्रत्ययों को समझ को महत्व देना चाहिए। तो डी ऑप्शन क्या है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।